मेरी बीवी हर रोज मेरे छोटे भाई के कमरे में जाती थी। उसके जाने की कुछ देर बाद ही मेरे छोटे भाई की जोर जोर से अपने कमरे से आवाज आती थी। आखिर यह दोनों उस कमरे में करते क्या? इसी बात का पता लगाने के लिए मैं एक दिन छोटे भाई के कमरे में छुप गया। कुछ ही देर के बाद जब मेरी बीवी उस कमरे में आई, तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह दोनों, मेरा नाम शिवम है, मेरे पापा के पास ज़्यादा जमीन जायदाद ना होने की वजह से वह ड्राइवर की नौकरी करके हमारा घर चलाते थे। लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं आने दी। मेरी मेहनत और उनके साथ की वजह से मुझे अच्छी नौकरी पा ली थी। अब हमारे घर का खर्चा भी अच्छे से चलने लगा और अपने भाई को भी मैं अच्छे से पढ़ाने लगा। ऐसे ही कुछ वर्ष निकलने की एक बार मेरी माँ कपड़े धो रही थी, तभी उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई और चक्कर आने की वजह से वह गिर गई। गिरने की वजह से उनकी कमर में काफ़ी चोटें आईं, जिसमें डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बता दिया था। अब समस्या बड़ी थी कि हम लोगों के घर का काम कौन करे। कोई अच्छी नौकरानी भी नहीं मिल रही थी। काफ़ी जगह पता किया लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। तभी हमारे पड़ोस के अंकल हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि क्यों शिवम की शादी कर दे जाए। वैसे भी शिवम की शादी की उम्र हो गई है और इससे तुम्हारे घर में रौनक भी आ जाएगी, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब होने के बाद पूरा घर शांत सा लगता था। पिताजी ने भी हाँ बोल दी और अच्छे रिश्ते की तलाश में लग गए। तभी कुछ दिन बाद मेरे पिताजी के दोस्त हमारे घर पर आए। चाय नाश्ता करने के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि हमारे शुभम के पास अब अच्छी नौकरी भी है और काफ़ी संस्कारी होने की वजह से इसका रिश्ता करवाने आया हूँ। मेरे साले की लड़की है, अभी एजुकेशन कंप्लीट होने वाली है, बहुत गुणवान लड़की है, इसलिए मैंने उसका रिश्ता शिवम के साथ करने की सोची है। अगर तुम लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं उन लोगों से बात कर लेता हूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और तुम ही रिश्ता लेकर आए हो तो कोई बुराई नहीं हो सकती, इसलिए मेरे पापा ने उनको हाँ बोल दिया। कुछ दिनों बाद वह लोग मुझे देखने आए और उन्होंने झट से मुझे पसंद कर लिया और चंद दिनों में ही हमारी शादी की तारीख भी निकल गई। लड़की का नाम विनीता था। वह कुछ ही दिनों के बाद हमारी शादी हुई और बड़ी ही धूमधाम से विनीता को हमारे घर में लाया गया। सभी रस्म रिवाजों के साथ मैं और विनीता ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। विनीता स्वर्ण संपन्न होने की वजह से उसने पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। मेरी माँ भी देख रेख अच्छे से करती थी। कुछ ही दिनों में उसने हमारी माँ की कमर को बिल्कुल ठीक कर दिया। वह रोज शाम को मेरी माँ को बाहर घुमाने लेकर जाती थी और जब मैं घर आता तो मेरी खैर खबर में लग जाती थी। वह अपने माता पिता के जैसे ही मेरे माता पिता को ख्याल रखती थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरी माँ की तबीयत फिर से खराब हो गई। डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही वह हम सबको छोड़कर चली गई। पूरा घर दुख में पड़ गया था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने खुद को संभाल लिया और फिर से जीवन की उथल पुथल में लग गए। कुछ ही दिनों बाद हमारे घर में कुछ रिश्तेदार आए। विनीता की बुआ और उनके जानकार थे। पड़ोसी गांव में उनकी कोई रिश्तेदार होने की वजह से वहाँ कोई फंक्शन में आए थे। इसी वजह से आते हुए हमसे मिलकर भी चले गए, इस सोचकर कि हमारे घर आ जाएं और हम लोगों के साथ एक रात रुकने का निर्णय कर लिया। ऐसे ही उन लोगों के साथ एंजॉय करते हुए और बातें करने में कब एक दिन का समय निकल गया कुछ पता ही नहीं लगा चला। दूसरे दिन वह लोग चले गए और मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऐसे ही दिन निकलते गए, लेकिन कुछ दिनों बाद ऑफिस में मुझे चक्कर आने लगे और मैं खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। दवाइयाँ वगैरह लेने के बाद मुझे कुछ ठीक लगा, तब मैं घर आ गया। विनीता ने जल्दी आने का कारण पूछा तो मैंने कोई ना कोई बहाना बना लिया और कमरे में चला गया। मैं नहीं चाहता था कि विनीता को किसी भी तरह की कोई फिक्र हो। मैंने पहले तो नॉर्मल तबीयत हो समझ खराब जैसा सोच लिया, लेकिन मेरी तबीयत में कोई सुधार
नहीं हुआ। डॉक्टर के पास चेकअप करवाया गया। चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर की रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था कि मेरे दिल में एक छेद है। उसी समय विनीता भी मेरे साथ ही थी, क्योंकि जब मैं चेकअप करवाने आ रहा था तो वह जिद करके मेरे साथ आ गई थी। डॉक्टर ने दवाइयाँ शुरू कर दी और रोजाना लेने को कहा। मैं रोजाना दवाइयाँ के साथ साथ कुछ दिनों में डॉक्टर से चेकअप करवाने लगा। एक दिन विनीता के मायके से फोन आया कि विनीता की भतीजे हुआ है, इसलिए छोटा सा लेडीज फंक्शन रखा गया है। वह लोग विनीता को कुछ दिनों के लिए लेने आ रहे हैं। मैं तो हाँ बोल दिया, लेकिन विनीता ने जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाएगी। मैंने विनीता को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन विनीता ने मेरी एक ना सुनी, वहां पर नहीं गई। खैर, जैसे तैसे विनीता ने वहां उन लोगों को भी समझा दिया। कुछ दिनों बाद मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा था। वह मेरे छोटे भाई अनिल के कमरे में जाती थी। जब मैं ऑफिस चला जाता या सो जाता था तब वह मेरे पीछे से उसके कमरे में जाती। जैसे ही विनीता को गए हुए कुछ देर होती तो जीत की जोर जोर से आवाज आनी शुरू हो जाती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब क्या हो रहा है। मैं भी विनीता से इस बारे में पूछने की कोशिश करता तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को बदल देती, लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाला था। मुझे तो सब पता लगाना था कि आखिर विनीता कर क्या रही है। कभी कभी तो मैं गुस्से में विनीता को फटकार भी लगा देता, लेकिन उसे कोई फर्क ना पड़ता था। अब तो यह रोज का काम हो गया था। मुझे खाना खिलाकर रोज रात को विनीता जीत के कमरे में जाने लगी, और दिन के समय भी जैसे ही मैं ऑफिस के लिए निकल जाता वह जीत के कमरे में चली जाती। कभी कभी मैं ऑफिस जाने के बहाने बाहर चला जाता, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वापस लौट आता, यह देखने के लिए कि विनीता कहाँ पर है। लेकिन वापस आकर देखा तो विनीता जीत के कमरे में जा रही होती है या फिर आ रही होती थी। मुझे तो अब विनीता और जीत पर शक होने लगा था कि आखिर इन दोनों के बीच में हो क्या रहा है। आखिर विनीता मेरी बीवी थी, उसे पूरा था मुझे सब कुछ बताने का, और मुझे पूरा हक था कि विनीता जो भी कुछ भी कर रही है उसे चीज का मुझे पता हो। लेकिन मुझे विनीता इस लायक भी नहीं समझती थी, और वह खैर ऐसे ही कुछ दिन निकले। मेरा शक तो चरम सीमा पर पहुंच गया था। विनीता का स्वभाव भी बदलने लगा था। जब भी मैं विनीता से इसके बारे में पूछता था तो पहले तो वह बात बदलती थी, लेकिन इन दिनों चिड़चिड़ी होती जा रही। जब भी मैं इस बारे में बात करता विनीता मुझ पर ही गुस्सा करने लगती। वह कहती है कि आपको इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। नहीं, उसकी इस तरह की बातों से मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि विनीता कभी भी ऐसी बातें नहीं करती थी। इतनी समझदार लड़की अब गुस्से वाली हो गई थी। मैंने विनीता के पिताजी से बात की विनीता के स्वभाव के बारे में, तो उन्होंने विनीता को बात करने के लिए बोल दिया और कहा कि हम उसे समझाएंगे। लेकिन मैंने उन्हें पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि आखिर हमारे घर का मैटर था। मैं उन्हें कैसे बोल सकता था कि विनीता तो। लेकिन जैसे ही तैसे दिन निकलते गए। एक दिन मैं जीत को अपने साथ लिया और हमारे घर से कुछ ही दूरी पर गार्डन में ले गया। जीत बार बार मुझसे पूछ रहा था कि क्या हुआ भैया, आप ऐसे मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। तभी मैंने गुस्से भरी निगाहों से जीत की तरफ देखते हुए कहा कि आखिर चल क्या रहा है तुम्हारा विनीता के साथ। तभी जीत ने कहा कि यह क्या बोल रहे हो आप, वह मेरी भाभी है और भाभी माँ समान होती है। मुझे उनकी इन मीठी मीठी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ तो इन दोनों के बीच में है। जीत की तरफ भूलते हुए कहा कि देखो जीत, चुपचाप साफ साफ बता दो कि विनीता तुम्हारे कमरे में क्या करने आती है। विनीता ने कहा कि नहीं भैया, भाभी तो मेरे कमरे में आती ही नहीं। उसने सरेआम झूठ बोल दिया। अब तो मेरा गुस्सा शांत और आसमान पर पहुंच चुका था और खींच के एक तमाचा जीत के गाल पर जड़ दिया। अपने जवान भाई पर इस तरह हाथ उठाना मुझे बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा था, लेकिन आखिर मैं करता भी क्या। जीत झूठ पर झूठ बोले जा रहा था जो मेरे बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर था। तभी चिल्लाने की आवाज से मुझे खांसी होने लगी। जीत दौड़ कर गया और वही पानी ले आया और मुझे पिलाया। मुझे उसकी यह फिक्र करना बिल्कुल झूठ लग रहा था, मानो मुझे जीत ने घिन आ रही हो। मैं उसे वहीं छोड़कर आ गया। आज मैंने सुबह सुबह सोचा कि सब कुछ पिताजी को बता दूं, लेकिन फिर मैंने कदम वहीं रोक
गए कि उन्हें दुखी करना ठीक नहीं। अब मैं ज़्यादा समय घर से बाहर बिताने लगा, क्योंकि जब भी घर में उन दोनों को देखा तो मेरा खून खौल उठता था। एक दिन मैंने अपने दोस्त नीरज को इस बारे में बताया। नीरज हमेशा से मेरी हर दिक्कत को मदद करता आया था। नीरज ने कहा कि बात तो गंभीर है, लेकिन जीत को इतना सीधा सा है और धार्मिक ख्यालात वाला भी है, फिर वह ऐसे कैसे कर सकता है। मैंने नीरज से कहा कि जरूरी उन दोनों के बीच कुछ संबंध है, जिसकी वजह से विनीता मुझे रूखी रूखी रहती है और जीत के पास जाता रहती है। नीरज ने कहा कि क्यों ना तुम उन दोनों पर नजर रखो, अपने आप सच सामने आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कुछ ऐसा करूंगा। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना उनके कमरे में छुपकर देखूं आखिर इन दोनों के बीच हो क्या रहा है। इसी प्लान को बनाते हुए मैं जीत के कमरे में गया, वहीं बने एक कोने में छुप गया। कुछ देर बाद विनीता कमरे में आई। उसके हाथ में एक तेल की कटोरी और कुछ मेडिसिन थी। मैं देखकर चौंक गया कि इन दवाइयों और तेल का विनीता आखिर क्या करेगी। कुछ देर बाद देखा कि जीत अपने कपड़े उतार रहा था। उसने अपनी शर्ट उतारी और मैंने देखा कि उसके पूरे शरीर पर घाव थे। विनीता ने उस तेल से हल्दी और पाउडर मिलाया, दवाइयाँ के साथ उसका एक लेपन बनाया और जीत के घाव पर लगाने लगी। साथ ही उसके पैरों की मालिश करने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मैं उस कोने से बाहर निकल आया और विनीता का हाथ पकड़कर बोला कि यह सब क्या हो रहा है। तभी विनीता मुझे देखकर एकदम से घबरा गई। जीत भी अपनी बेड से उठकर खड़ा हो गया, लेकिन उसने विनीता का हाथ मुझसे छुड़ाया और कहने लगा कि भैया, इसमें विनीता भाभी का कोई दोष नहीं है, तो बेचारी भलाई का काम कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि जीत क्या कह रहा है। तभी जीत ने कहा कि कुछ दिन पहले खून की उल्टियां होने लगी थी, तभी से मुझे डॉक्टर के पास लेकर, क्योंकि उस वक्त आप ऑफिस में गए हुए थे। डॉक्टर ने कुछ चेकअप किया और रिपोर्ट निकली तो उसमें मुझे ब्लड कैंसर आया। डॉक्टर ने कहा कि यह बहुत गंभीर बीमारी है, इसलिए तुम्हें इलाज करवाना होगा। लेकिन भाभी ने मुझसे कहा कि जीत, अब हम इस बारे में भैया को नहीं बताएंगे, क्योंकि भैया के दिल में छेद है। डॉक्टर ने मना किया है कि भैया को किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं देना। इसी वजह से और भाभी ने आपसे ही बात छुपाई कि मुझे ब्लड कैंसर है और इस बीमारी के चलते पूरे शरीर में दर्द रहता है और घाव हो गए हैं। इसी तरह भाभी रोज रात को एक और दिन में आपकी चले जाने के बाद मेरे पूरे शरीर पर मालिश करती, ताकि मेरे दर्द को कुछ आराम मिले, और मेरे घाव पर मलहम लगाती ताकि यह घाव भर जाए। और वह यह नहीं चाहती थी कि आपको इस बारे में पता चले, क्योंकि इस बारे में अगर आपको पता चल जाता तो आप और परेशान हो जाते। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं देनी थी। इस वजह से भाभी ने आपको बिना कहे चुपके से मेरा इलाज शुरू कर दिया। विनीता ने कहा कि यह भी तो मेरे बेटे जैसा है और मेरे खुद के बेटे के साथ ऐसा होता तो यह सब करती ना। जीत भी मेरे बेटे के समान है, इसलिए मैंने उसका इलाज करना शुरू किया। बस इसलिए मैं चुपके से आई थी। और रही बात मेरे गुस्से की, तो मैं तुम पर गुस्सा दिल से नहीं बल्कि जानबूझकर किया था कि मेरे गुस्से की वजह से तुम मुझसे बार बार वह सवाल ना करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था तुम्हें बार बार झूठ बोलना। इसलिए मैं गुस्सा करना शुरू कर दिया था। अब मेरा सारा बहन निकल चुका था। मैंने विनीता का हाथ पकड़ा और उससे माफी मांगना शुरू कर दिया। अब मेरी आंखों में आंसू थे और जिससे भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। एक अच्छे भाई का फ़र्ज होता है कि वह अपने भाई की हर बीमारी में उनकी सहायता करे, उसकी सेवा करे। लेकिन मैंने तो तुम लोगों पर गंदा शक किया, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जितने मुझे कहा भैया, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई भी चोरी चुपके से हरकत करे, हर किसी को शक हो जाता है। और फिर आपकी क्या गलती है? आप तो खुद ही पहले से बीमार हो। विनीता ने भी मेरा हाथ थाम लिया और कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अभी आप इस वजह से कोई चिंता नहीं करेंगे जिससे आपकी तबीयत खराब हो। मैंने ही वही मन में बहुत खुशी हो रही थी कि पता नहीं ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली, जिसको मेरी और मेरे भाई की इतनी फिक्र है। भला आज के ज़माने में कोई इतनी अच्छी कैसे हो सकता है, जिसको अपने से ज़्यादा दूसरों की परवाह हो। लेकिन वह थी मेरी विनीता। मेरी विनीता सबसे बेहतर थी और सबसे अच्छी थी। हे भगवान को धन्यवाद कर रहा था कि इतनी अच्छी बीवी देने के लिए। अब मेरे मन में खुशी के साथ साथ थोड़ी शर्मिंदगी भी थी कि मैं अपनी देवी जैसी बीवी पर इतना शक किया और अपने भाई पर ऐसा गंदा इल्जाम लगाया कि वह मेरी बीवी के साथ कुछ करता है। मैं बार बार खुद को कोस रहा था कि
मैं अपने बीमार भाई पर हाथ उठा दिया और वह भी उसे समय जब उसे इतनी बड़ी बीमारी थी। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि जब तक पूरा सच्चाई ना जान लूं तब तक ऐसे इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। हमारी बातें सुनकर पिताजी भी कमरे में आ गए और कहने लगे कि क्या हुआ बच्चों, इतना शोर कैसे हो रहा है। मैं तो शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोल पाया, लेकिन विनीता ने उन्हें सब बात बताई। पिताजी ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, शक हमेशा रिश्ते खराब करता है। शक करने से तो बेहतर है कि अपनी बात बोलकर आसान का दूर कर ले, सारी गलतफहमी दूर कर ले। पिताजी की बात समझ में आ गई थी, लेकिन अब अफसोस करने के अलावा मेरे पास बचा ही क्या था। खैर, मैं अपनी गलती को सुधारते हुए मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीत की इस बीमारी को जड़ से खत्म करके ही दम लूंगा और हमेशा अपने बेटे जैसा ही रखूंगा। जब मैं यह बात विनीता से कही तो वह भी मेरा पूरा साथ देने के लिए तैयार हो गई। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।